ओडिशा के बालासोर में भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 288 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, कई लोग अभी भी अस्पताल में मौत से दो दो हाथ कर रहे हैं। लेकिन हादसे के 2 दिन बाद भी सवाल वही है कि आखिर चूक कहां हुई। इस हादसे के लिए रेलवे की इंटरलॉकिंग व्यवस्था में खामी की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। हम आपको एक्सपर्ट्स के जरिए समझाएंगे कि ये सिस्टम होते क्या हैं। इसके अलावा बालासोर के सिग्नल रूम से समझाएंगे आखिर जो ट्रेनें हादसे का शिकार हुई उन्हें कौन सा सिग्नल दिया गया था। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेल हादसा। ऐसा हादसा जिसमें एक साथ 3 ट्रेनें टकरा गई। ऐसी त्रासदी जिसने 288 लोगों की जिंदगियों को लील लिया। इस भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के 2 दिन बाद भी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई? इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी हुई? क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत हुई? इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग ये 2 टर्म इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब ये आए कहां से, वो समझिए। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी inquiry report come out, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. कि preliminary finding से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी preliminary जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते। कुल मिलाकर अब बात इन्हीं 2 टर्म पर आकर टिकी है, इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग। अब सवाल उठता है कि आखिर इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग है क्या? तो चलिए अब आपको आसान भाषा में समझा दें। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है? इस सिस्टम से ट्रेन की पटरी बदली जाती है, ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का काम करता है, ट्रेनों की पोजीशन स्पीड का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको बता दें कि ट्रेनों का ट्रैक तय होता है, स्विच और सिग्नल के जरिए ट्रेनों का रूट सेट होता है। इंटरलॉकिंग ऑपरेटर ट्रेनों के रूट को नियंत्रित करता है। सही ट्रैक तय होने से ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकती है। इंटरलॉकिंग से सिग्नल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। हरी या लाल बत्ती से ट्रेन ड्राइवर को संकेत मिलते हैं। इसे कौन नियंत्रित करता है? तो आपको बता दें कि रेलवे कंट्रोल रूम से मैनेज होता है। इंटरलॉकिंग ऑपरेटर के हाथों में कमान होती है। रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के जरिए मैनेज किया जाता है। इसी तरह से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेन की क्या स्पीड होगी, उसका परफॉर्मेंस कहां पे इस समय ट्रेन लोकेट कर रही है, उसको कंट्रोल में बैठे हुए कंट्रोलर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और वो कंट्रोलर तय कर देता है कि कौन सी ट्रैक पे कौन सी गाड़ी जाएगी। ये तय होने के बाद स्टेशन मास्टर को कंट्रोल तय कर देता है कि आपकी इस नंबर की गाड़ी इस रूट्स को तय करेगी और इस स्पीड में जाएगी। अब आपने एक बार रूट तय कर दी मेन लाइन पे ले जाने के लिए, और लूप लाइन में अचानक अगर फ्लक्चुएट करके अचानक आप उसको अगर मेन लाइन से लूप लाइन में लाएंगे तो जो गाड़ी की स्पीड है वो कंट्रोल करना उस समय कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये तो आपने समझा कि इंटरलॉकिंग होता क्या है, इसे कौन कंट्रोल करता है। अब आपको लिए चलते हैं बालासोर के कंट्रोल रूम में, जहां से रियल टाइम इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग का काम किया जाता है। बालासोर के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। आप जो सामने हमारे तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर है जहां पर डिजिटली हम पूरी तरीके से ट्रैक को मॉनिटर करते हैं। यहां पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में ये देखा जाता है, जो आप रेड सिग्नल से देख रहे हैं, तमाम चीजें जो रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड सिग्नल ये बताता है कि किस तरह से ट्रेन खड़ी है।
ट्रैक पर किस तरह से ट्रेन खड़ी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो सिग्नल दिख रहे हैं ये 1, 2, 3 यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो रेड सिग्नल हैं, रेड पॉइंट्स, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। जो वहां की थ्योरी बताई जा रही है, बाहानागा जो रेलवे स्टेशन है वहां की जो थ्योरी बताई जा रही है वो इसी तरह के ट्रैक पे एक ट्रेन जो है वो हिट करती है दूसरी, यानी कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको वो हिट करती है और हिट करने के बाद जो है उससे ये एक्सीडेंट होता है जिसमें मालगाड़ी पहले से खड़ी होती है। वहां बालासोर के रेलवे स्टेशन पे इस समय मौजूद हैं। आप जो सामने हमारे तस्वीर देख रहे हैं दरअसल ये वो तस्वीर है जहां पर डिजिटली हम पूरी तरीके से ट्रैक को मॉनिटर करते हैं। यहां पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में ये देखा जाता है, जो आप रेड सिग्नल से देख रहे हैं तमाम चीजें, जो रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड सिग्नल ये बताता है कि किस तरह से ट्रेन खड़ी है, ट्रैक पर किस तरह से ट्रेन खड़ी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो सिग्नल दिख रहे हैं ये 1, 2, 3 यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो रेड सिग्नल हैं, रेड पॉइंट्स, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। जो वहां की थ्योरी बताई जा रही है, बाहानागा जो रेलवे स्टेशन है वहां की जो थ्योरी बताई जा रही है वो इसी तरह के ट्रैक पे एक ट्रेन जो है वो हिट करती है दूसरी, यानी कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको वो हिट करती है और हिट करने के बाद जो है उससे ये एक्सीडेंट होता है जिसमें मालगाड़ी पहले से खड़ी होती है। वहां जब ऑक्यूपाई कोई गाड़ी रहता है ये ट्रैक लाल हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये इसका मतलब हमारे तीनों लाइन में गाड़ी है। अच्छा, हाँ, ये लाल जो दिख रहा है ये गाड़ियां खड़ी ये है। गाड़ियाँ खड़ी है। अच्छा, मान लेते हैं पीछे से, यानी कि बालासोर के पहले से ट्रेन कोई आ रही है और एक ट्रेन आ रही है उसके पीछे दूसरी ट्रेन है, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जब तक वो ट्रेन यहाँ अराइवल नहीं होता है तब तक वो ट्रेन छोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ, हम लाइन क्लियर देने से अराइवल होने के बाद वो छोड़ेंगे। ये देखिए लाइन क्लियर लिखा हुआ है। हम इस घुमाने से लाइन क्लियर होगा तब उसका सिग्नल होगा। आपने देखा कि कैसे जिस ट्रैक पर ट्रेन पहले से खड़ी थी वहाँ रेड लाइन शो कर रही थी। ठीक इसी तरह से जहाँ हादसा हुआ वहाँ के रियल टाइम सिमुलेशन सामने आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे को लेकर बैठक कर रहे थे तब उन्हें एक रिपोर्ट दिखाई गई थी। इसी दौरान उन्हें हादसे वाली जगह के ट्रैकिंग सिस्टम और रियल टाइम इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग को इसी सिमुलेशन के जरिए समझाया जा रहा था। देखिए वही सिमुलेशन है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे लूप लाइन पर पहले से ट्रेन खड़ी है और कोरोमंडल एक्सप्रेस को उसी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। लास्ट कुछ मिनट में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं इस सिमुलेटर के माध्यम से कि किस तरह से ये गाड़ी डिरेल हुई। आप देख रहे हैं कि इस समय 18:50 हुए हैं। गाड़ी यहाँ पे आउटर सिग्नल पे चलती हुई एलो से सीधा रेड पे जा रही है, इन द सेंस कि उसके पहले जब ये ग्रीन था तो ड्राइवर अपनी स्पीड में जा रहा था और अचानक जब उसको पॉइंट चेंज मिला और ग्रीन से एलो आपने किया, तो जब एलो से आपने रेड पे इसको ले जाने की कोशिश की तो उस समय ये गाड़ी डिरेल हुई। इसका मतलब ये है कि टेक्निकली गाड़ी के ड्राइवर को वो सूचना नहीं थी जो इस में दिखाया जा रहा है। ये एक्सीडेंट हो चुका। इस ऐसी अवस्था में अब हमारे पास रोकने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल चीख और पुकार है। ये तो आपने एक्सपर्ट से समझा कि कैसे इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग की दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ सवाल एक और है। दो ट्रेनों की टक्कर के बाद क्यों टकराई तीसरी ट्रेन? क्या तीसरी ट्रेन की टक्कर को रोका जा सकता था? ये सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि दो ट्रेनों की टक्कर के बाद तीसरे को अगर पहले रोक दिया जाता तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी, शायद यह हादसा इतना बड़ा नहीं होता। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम की नजर नहीं आ रही है। इंटरलॉकिंग सिस्टम के बाद में भी जो तीसरी ट्रेन टकराई है उसका इंटरलॉकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जब आपका दो ट्रेनों का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है और उस ट्रेन के एक्सीडेंट से आप सामने वाली ट्रेन को जो आ रही थी डाउन डायरेक्शन से वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए। मेरी जानकारी जहां तक है 4 मिनट का समय था और अगर 120 की रफ्तार से भी अगर वो ट्रेन आ रही थी मतलब वो 8 किलोमीटर की दूरी पे उस समय रही होगी और 8 किलोमीटर का समय किसी भी रिएक्शन टाइम बहुत सफिशिएंट रिएक्शन टाइम है। और रेलवे में बहुत सारे सिस्टम है, वॉकी टॉकी सिस्टम है, आप हॉर्न के पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरह का हॉर्न है जिसको बजा के आप 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अलर्ट कर सकते हैं। तो
इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग की गलती कहाँ हुई, ये तो फाइनल रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन इस एक चूक की वजह से 288 लोगों की जान चली गई। किसी ने बेटा खो दिया तो किसी ने माँ, किसी का भाई मारा गया तो किसी के सिर से पिता का हाथ उठ गया। उम्मीद है इस हादसे के बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि आगे कभी भी ऐसा हादसा न हो। न्यूज नेशन। सबसे भयंकर ट्रेन हादसा हुआ है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कईयों को कभी ना भरने वाला जख्म मिले हैं। इस हादसे में जो बच गए उनके पास दर्द की कई कहानियां हैं। पीड़ितों की जुबानी सुनते हैं उस खौफनाक शाम की कहानी। अच्छा, सुबह होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ। डेंजरस है, देखा नया जिंदगी मिला ना, कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे कोई बचेगा नहीं, भगवान से टुकड़ा सब बच गया। उस शाम चली मौत की आंधी के बीच किस तरह बचे इन लोगों ने बहुत कुछ सहा है। राहत है कि सलामत हैं, लेकिन कईयों ने उस चंद मिनटों की आंधी में अपना सब कुछ खो दिया। इस सफर ने कई सुहागिनों को बेवा कर दिया, बेटे से बाप को छीन लिया। ये हादसे सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं होते, हर एक लाश के पीछे छूटी एक जिंदगी की कहानी होती है। उसके अपने होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए सपने। मौत का जब वो अंधड़ आया होगा तो क्या हुआ होगा? सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों ने उस वक्त कैद मुर्दों के बीच जिंदगी को तलाशने की कोशिश की। जो हाल जैसा था कि बगी का ऊपर बगी चढ़ के था, तो हम जाके निकाले उसको, नीचे से निकाल रहे हैं, ऊपर से खून गिर रहा है माथे के ऊपर। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो खुद हादसे का शिकार हुए, और जब होश आया होगा तो लाशों के अंबार के बीच जिंदगी को तलाशने लगे। कई अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ ऐसे ही कहानी 45 साल के अजयधी परमार की है। वो परेशान हैं क्योंकि उनका बेटा गायब है, नहीं मिल रहा। गाड़ी एकाएक आवाज हुआ ना, पलटी हो गया, होश से बिगड़ हो गए, होश खत्म हो गया। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ बीवी था, बच्चा था। बीवी बच्चे कहाँ हैं आपके? वो बगल में है सर। अच्छा, बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा का मालूम नहीं सर। बच्चा नहीं मालूम है कहाँ गया? कितना छोटा बच्चा है? 25 साल का। 25 साल का बच्चा? अच्छा, 25 साल का लड़का आपका। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। 25 साल का जवान बेटा कहाँ है पता ही नहीं। लाचारी देखिए, खुद बेड पर पड़े हैं, बेटे को खोज भी नहीं सकते। अमल कोल को भी हादसे में चोट लगी, टिकट वेटिंग लिस्ट में था। इन्हें ट्रेन में चढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन नियति को आखिर कौन रोक सकता है। पेट की जरूरत ने ट्रेन पर चढ़ने के लिए मजबूर किया और वो हादसे का शिकार हो गए। वो 6:45 बजा वो एक्सीडेंट हुआ, वो मालगाड़ी से कोरमंडल में हम इजाबेशन कमरा में है। कैसे अपनी जान बचाई आपने? हम ऊपर से जान बचाया। अच्छा। नीचे से पल्ले हो गया और ऐसे हाथ में कैसे जाएगा, वो गेट नहीं खुला, वो ऊपर से जाएगा, वो थोड़ा एक फांक है। अच्छा। उसको थोड़ा कटिंग करके जान, ऊपर से आपने कूद करके जान बचाई। यहाँ भर्ती हर किसी के पास एक दर्द की कहानी है। जब
हादसा हुआ तो 26 साल के ओटुनु किस्को बेहोश हो गए। अच्छी बात यह थी कि उन्हें होश में लाने वाले अपने वहां मौजूद थे। और मेरा भैया बोल रहा है उठो उठो, कुछ नहीं हुआ। वो चेहरे में पानी फानी दिया। अच्छा। देखे और छोटा और एक भैया था, बड़ा भैया, एक छोटा भैया। एक छोटा भैया वो सीट के नीचे दब गया था, उसको निकलने के लिए गया था और निकल नहीं पाया। उसको दूसरा आदमी निकला, उसको बच गया वो। हाँ बचा, इधर में था या किधर गया वो मालूम नहीं। इन लोगों को छूकर मौत गुजरी है। हादसे में जख्म तो मिले हैं, लेकिन मुकद्दर की मेहरबानी है कि उसे मौत की जगह इन्हें जिंदगी बख्शी। 52 साल के उपेंद्र कुमार मलिक की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये बीटेक कर रहे बेटे को पैसे देने के लिए जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। कैसे बचे मेरे को भी पता नहीं। ये ऊपर देखिए कैसे बच गए, क्योंकि उससे नीचे वाला जो बाद में जो जनरल बगी उससे कोई बचा नहीं। 100 से 10% बचा है और सब खत्म हो गया। अस्पताल के इस कमरे में जख्मों के दलदल के बीच शुक्र है कि जिंदगी जिंदा है। वक्त के साथ जख्म भर जाएंगे, लेकिन उनका क्या जिनके अपने हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, बालासोर। राष्ट्र में जयते